हेलो दोस्तों, दीक्षा पीसीएस चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस 12 जून के टेस्ट सीरीज के लिए पीसीएस मंत्रा का टेस्ट नंबर 5 1 से लेकर 75 क्वेश्चन हो गया है। आज 76 क्वेश्चन लेके 150 क्वेश्चन तक कराया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, कभी कभी गन्ने में लाल रंग धारियाँ दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? कवक, विषाणु, जीवाणु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा ये सही होगा, कवक, क्योंकि गन्ने के तने और पत्तियों में लाल धारियों का कारण नामक कवक है। इस कारण से गन्ने का तना छोटा तथा फट जाता है और पत्तियां मुरझा जाती है। इसे गन्ने का रेड डाटा या रोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रकाश की निम्न तीव्रता में क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रकाश संश्लेषण कम होगा, प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा, कोई भी प्रभाव नहीं हो पड़ेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो आंसर होगा आपका बी होगा, प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश की निम्न तीव्रता पर तो बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है वैसे ही प्रकाश संश्लेषण की दर घटती जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल और नीले प्रकाश में अधिकतम होती है, लेकिन पराबैंगनी, हरे, पीले और रक्त प्रकाश में यह क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, परंतु कुछ कृत्रिम स्रोत भी इस क्रिया को करने में समर्थ होता है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होता है। अगला क्वेश्चन है, परागण क्रिया में किन किन के द्वारा संपन्न होता है? वायु, जल, कीट, जंतु, पक्षी, घोंघा। जो आंसर होगा सभी डी आंसर होगा, क्योंकि परागकणों के परागकोश से मुक्त होकर उसी जाति के पौधे जायांग वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया परागण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। शैवालों और हरे पौधे की कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो जो आंसर होगा इसमें आपका ए सही होगा, केवल ए सही है, क्योंकि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह निर्जीव पदार्थों की बनी होती है। केवल शैवालों और हरे पौधों की भित्ति से सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जीवाणुओं और कवकों की कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका द्रव्य एवं कोशिका झिल्ली को बाह्य आघातों से रक्षा करना होता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? तो इसमें जो है 3 पाए जाते हैं। कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। आरएनए की रचना डीएनए जैसी होती है, इसमें सिर्फ बेस का अंतर होता है। डीएनए में बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं, तथा आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरोसिल नामक बेस पाया जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, परंतु कुछ पादप वायरसों में यह अनुवांशिकी पदार्थ के वाहक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो आंसर होगा आपका है सी, ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस विधि में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें पर्णहरिम पाया जाता है? तो जो आंसर होगा इसमें आपका यूग्लिना, क्योंकि पर्णहरिम कवकों, जीवाणु एवं पूर्ण परजीवी पौधों को छोड़कर शेष सभी पौधों की पत्तियों तथा शिशु पौधे के तनों में पाया जाता है। ऐसे यूग्लिना मात्र एक ऐसा जंतु है जिसमें पर्णहरिम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, टमाटर में लाल रंग किस कारण होता है? तो सब लोग को जानते हैं लाइकोपीन के कारण होता है। और एंथोसाइनिन जो होता है आपका, एंथोसाइनिन ये आपका टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन हो गया, और जबकि सेब पर जो होता है लाइकोपीन होता है। लालिमा जो होती है सेब किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। वहीं आपका जो मिर्चा का लाल होता है, मिर्चा का लाल
थीन के कारण होता है, मिर्चा जो रेड होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? एग्लोलॉजी, एंथोलॉजी, वायरोलॉजी, पोमोलॉजी। तो जो आंसर होगा आपका बी, एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन नहीं करता है। इसमें पूछा कौन सा सम्मिलित है? एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन करता है, बकिया सब गलत, क्योंकि एग्रोस्टोलॉजी जो होता है आपका घासों का अध्ययन करता है, न कि एग्लोलॉजी। फिर है आपका वायरोलॉजी, जो है आपका विषाणु का अध्ययन करता है, न कि जीवाणु का, विषाणु अध्ययन करता है। वही पोमोलॉजी जो है आपका फलों का अध्ययन करता है, फसल की नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बर्फीले इलाकों में पाई जाने वाली बर्फ विभिन्न रंगों की किस कारण दिखाई देती है? शैवाल, जीवाणु, कवक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा आपका शैवाल के कारण दिखाई देता है। बर्फीले इलाके में पाई जाने वाली बर्फ शैवालों के कारण विभिन्न रंगों में दिखाई देती है, जैसे अल्पाइन और आर्कटिक भागों पर जमी बर्फ लाल रंग की हीमेटोकास निवेलिस नामक शैवाल कारण दिखाई देती है। वही यूरोपीय पर्वत पर जमी बर्फ रेफिडोनिमिया तथा क्लेमिडोनास शैवाल के कारण हरे रंग दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, प्याज में कड़वाहट का कारण कौन सा यौगिक होता है? तो सब जानते हो सल्फर होना चाहिए, क्योंकि प्याज में कड़वाहट कारण सल्फर के यौगिक होते हैं। प्याज, लहसुन, अंडा, सरसों तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है। प्रकृति में सल्फर मुक्त अवस्था में संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एथिलीन गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला पादप हार्मोन है। इसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा दोनों सही है इसमें, क्योंकि एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसका संश्लेषण सभी पादप अंगों में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य फलों को पकाने में, मादा पुष्पों की संख्या वृद्धि करना, तनों की लंबाई में वृद्धि करना आदि है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में किस तत्व की कमी से हरिमहीनता हो जाती है? तो जो आंसर होगा आपका लोहा है, क्योंकि पौधों में लोहे और मैग्नीशियम की कमी से हरिमहीनता हो जाती है, जिसे क्लोरोसिस भी कहते हैं। वही जिंक की कमी से पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भूमिगत तने का उदाहरण नहीं है? तो जो आंसर होगा आपका डी होना चाहिए, जलकुंभी इसमें नहीं होता, क्योंकि पौधों के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है अब भूमिगत तना कहलाता है। इस प्रकार के तने में पर्व संध्या कालिकाएँ एवं सल्क पत्र पाए जाते हैं। केला, आलू, जमीकंद, अरबी आदि भूमिगत तने का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कवक और शैवाल से मिलकर लाइकेन बनता है। इसमें कवक और शैवाल का संबंध सहजीवी जैसा होता है। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। तो जो आंसर होगा आपका डी, मतलब तीनों सही है इसमें से, क्योंकि लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। यह कवक और शैवाल से मिलकर बनते हैं, जिनके बीच सहजीवी संबंध होता है। कवक जल, खनिज, विटामिन आदि से शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाकर कवक को देता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक माने जाते हैं। जहाँ प्रदूषण अधिक होता है और लाइकेन नहीं उगते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी मानी जाती है? जो आंसर होगा आपका विषाणु, क्योंकि विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। इसके अंदर सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पत्तियों रंध्रों की सहायता से श्वसन क्रिया में भाग लेती है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। नींबू के पौधे की पत्तियों में पर्णकटक पाए जाते हैं।
तो जो आंसर होगा आपका डी, तीनों सही है इसमें से, क्योंकि पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा है। रंध्रों की सहायता से श्वसन क्रिया में भाग लेती है। कुछ पत्तियों भोजन संग्रह में भी कार्य करती है। अब कुछ पौधे की पत्तियों में पड़ कड़क पाए जाते हैं। इनमें पत्तियों कांटे का रंग ले लेती है, जिसे नागफनी और नींबू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो जो आंसर होगा आपका भ्रूण पोष जो है नारियल खाने का योग होता है। नारियल का खाने का योग भ्रूण पोष होता है। अंगूर, अमरूद, शरीफा आदि में खाने का योग जो होता है पीलीभीती होता है। वहीं आपका नाशपाती खाने का योग जो होता है पुष्पासन होता है। वहीं बीज रहित मतलब जैसे नागफनी और नींबू। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें जो आंसर होगा ए सही होगा। पौधों की आयु गणना कैसे की जाती है? तो इसमें ए है आपका, जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय गिनकर, फ्लोएम उत्तक के वार्षिक वलय गिनकर, पेड़ की लंबाई और मोटाई देखकर, पेड़ की जड़ों की गहराई से। तो जो आंसर होगा आपका ए सही है, जाइलम उत्तकों के वार्षिक वलय गिनकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? रोग अपोषक तत्वों की कमी से, धान का खैरा रोग, जिंक से मटर का मार्स रोग, मैग्नीज से नींबू का डाईबैक, कापर से आम का लिटिल जिंक लीफ। इसमें पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका डी होना चाहिए, क्योंकि आम का लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी से हो जाता है। इस रोग में आम की पत्तियां छोटी रह जाती है। अगला क्वेश्चन है, लिथोफाइट्स पौधे कौन से होते हैं? चट्टानों पर उगने वाले, बालू में उगने वाले, कास्टिक झाड़ीदार, अम्लीयता मृदा में उगने वाले। जो आंसर होगा आपका ए सही है, चट्टानों पर उगने वाले, क्योंकि चट्टानों पर उगने वाले पौधे लिथोफाइट्स कहलाते हैं। बालू पर उगने वाले सीमोफाइट्स कास्टिक झाड़ीदार पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कैफीन तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होता है। कैफीन दर्द निवारक होता है। तो जो आंसर होगा इसमें आपका बी होना चाहिए, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक में मेंडल ने किस पौधे पर आनुवंशिकता के गुणों का अध्ययन किया था? तो जो आंसर होगा आपका है मटर, क्योंकि आनुवंशिकी के जनक ऑस्ट्रेलिया निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के गुणों का अध्ययन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के 7 जोड़ी गुणों को चुना, जिनमें से प्रत्येक जोड़े का एक गुण प्रयोग के दौरान दूसरे गुण को दबाने की क्षमता रखता था। उन्होंने पहले को प्रभावी, दूसरे को अप्रभावी गुण कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विचार कीजिए। अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल कहते हैं, और जिन पौधों में फल के निर्माण में पुष्पासन दल पुंज भाग लेते हैं वो कुट फल कहलाते हैं। तो जो आंसर होगा आपका सी, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन धान एक अच्छा स्रोत माना जाता है। थायमिन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें आपका है रेटिनॉल, गोल्डन धान की, क्योंकि गोल्डन धान रेटिनॉल का अच्छा स्रोत माना जाता है, और रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसके सिद्धांत का मुख्य बिंदु था? तो जो आंसर है आपका सी, लैमार्क का सिद्धांत। और लैमार्क क्या होता है? लैमार्क सिद्धांत का मुख्य बिंदु है कि जैव विकास परिकल्पना पर हम पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो सन 1809 में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजी में छपा है। अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, केंद्रक में। तो जो इसमें आंसर होगा आपका सी है, राइबोसोम में, क्योंकि कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह राइबो न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है?
ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, पोलियो, ये सभी। तो जो आंसर होगा आपका सी है, पोलियो, क्योंकि पोलियो रोग विषाणु जनित है जो पोलियो मिलाइटिस वायरस द्वारा होता है। इस रोग के विषाणु भोजन एवं जल के साथ बच्चों की आंत में पहुंच जाते हैं। अंततः दीवारों से होते हुए यह रुधिर प्रवाह के साथ मेरुरज्जु में पहुंच जाते हैं। यहाँ यह विभिन्न अंगों की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिकाओं को क्षति पहुंचाते हैं। परिणाम स्वरूप मांसपेशियां सिकुड़ जाती है तथा टांगें, हाथ इत्यादि निष्क्रिय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृषण द्वारा स्रावित होता है? तो जो आंसर होगा आपका है इसमें टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इसमें आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों और सरीसृप वर्ग के जंतुओं के मुख्य उत्सर्जित पदार्थ क्या है? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ग्वानिन। तो जो आंसर होगा इसमें आपका यूरिया एसिड है, क्योंकि पक्षियों और सरीसृप वर्ग के जंतुओं में मुख्यतः उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल है। ऐसे जीवों को यूरोकोटिलिक जीव कहते हैं। ऐसे जीव जो यूरिया का उत्पादन करते हैं उन्हें यूरोटोलिक जीव कहते हैं, जैसे स्तनधारी तथा उभयचर। ग्वानिन का उत्सर्जन मकड़ी तथा बिच्छू द्वारा होता है, जबकि अमोनिया का उत्सर्जन कुछ मछलियों द्वारा कुछ प्रोटोजोआ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो पोन्स वैरेली तथा मेरुरज्जु के मध्य स्थिर रहता है तथा उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमांकुंचन, ग्रंथि, स्राव तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करता है? तो जो आंसर होगा इसमें आपका मेडुला ऑब्लांगाटा, यही आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, मानव में यकृत द्वारा यूरिया का संश्लेषण किस चक्र के दौरान होता है? तो जो है आपका ऑर्निथिन चक्र जो है इसके द्वारा होता है, क्योंकि यकृत में यूरिया का संश्लेषण द्वारा संपन्न होता है। यकृत प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल को अमोनिया में विघटित करता है, जो बाद में यूरिया में परिवर्तित कर देती है। यूरियज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। कैसिन एक एंजाइम है। कैसिन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। कैरोटीन के कारण गाय का दूध हल्का पीला होता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। इसमें से कौन सा कथन चुनाव कीजिए गलत का? तो जो आंसर होगा आपका ए, क्योंकि कैसिन जो है एंजाइम नहीं है। कैसिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक, जिसकी उपस्थिति से दूध सफ़ेद होता है, जबकि कैसिन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है जो 8 वर्ष तक के बच्चों को निकलता है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी मनुष्य के शरीर में जिंक तत्व की कमी हो जाए तो वह किस बीमारी से ग्रसित हो सकता है? तो यह आपका नपुंसकता होता है, नपुंसकता, क्योंकि अगर किसी मनुष्य में शरीर में जिंक तत्व की कमी हो जाए तो वह नपुंसकता रोग से ग्रसित हो सकता है, अर्थात जिंक शरीर में विटामिन ई प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसके अंतःस्रावी भाग से अम्लीय प्रकृति का अग्नाशय रस स्रावित होता है। इसके बहिःस्रावी भाग से केवल इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो जो आंसर होगा इसमें आपका ए, केवल फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन है, कुप्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो आंसर होगा आपका यकृत में, क्योंकि कुप्फर कोशिकाएं यकृत में पाई जाती हैं। इनका मुख्य कार्य यकृत में पुरानी तथा टूटी फूटी लाल रुधिराणुओं को नष्ट करना है, अर्थात ये भक्षी कोशिकाओं की तरह कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल का कौन सा भाग भोजन निगलने और अंतः शोषण में समान कार्य करता है? तो वह है आपका ग्रेसनी।
जब लाल आहार नाल में ग्रसनी भोजन तथा अंतः शोषण के लिए एक सहमार्ग का कार्य करता है, अर्थात इससे होकर भोजन तथा श्वास दोनों ही गुजरते हैं। आगे चलकर श्वास श्वासासन में तथा भोजन ग्रास नल में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की अधिकता से दांतों पर काले धब्बे पड़ने लगते हैं जिसे फ्लोरोसिस रोग कहते हैं? तो है आपका सी, फ्लोराइड। क्योंकि जब जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो ऐसे जल का लगातार सेवन करने से हमारे दांतों पर काले धब्बे पड़ने लगते हैं। इसे ही फ्लोरोसिस रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो जो आंसर होगा लाइसोसोम। क्योंकि लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी खोज डी डुबे ने की थी। इसका मुख्य कार्य कोशिका में एडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन करना है, अर्थात भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्मा में स्थिर प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसमें उपस्थिति अम्लीय माध्यम के एंजाइम कोशिका में उपस्थित सभी कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बड़ा बाह्य परत क्या कहलाता है? तो है आपका सी, एपिडर्मिस। क्योंकि मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत जो है एपिडर्मिस कहलाता है। यह त्वचा की कई परतों से मिलकर बनती है। यह शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग मोटाई की होती है। बाह्य तत्व में कोशिकाओं की आकृति 4 प्रकार की होती है: सल्की परत, स्वच्छ परत, कणिकामय परत, अप्रारोहित परत। तो जो अगला क्वेश्चन है, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं निम्नलिखित में किन ऊतकों में पाई जाती है? तो है आपका संयोजक ऊतक में। क्योंकि हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं। प्राणियों के संयोजी ऊतक में मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ के जंतु में कायांतरण पाया जाता है? तो है आपका बी, आर्थ्रोपोडा। क्योंकि आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में कायांतरण पाया जाता है। इस संघ के जंतुओं के जीवन चक्र में कई अवस्थाएं हो सकती है, जैसे कीटो, मक्खी, मच्छर, तितली आदि। अंडा से लार्वा से प्यूपा तथा अंततः प्यूपा से वयस्क कीट बनते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु में रुधिर ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता है? तो जो आंसर होगा आपका तिलचट्टा। क्योंकि तिलचट्टा में रुधिर ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए हीमोग्लोबिन जिम्मेदार होता है, जिसे शोषण रंगा पदार्थ भी कहा जाता है। अर्थात यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करने और लाल रंग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि ऐसा कोई भी शोषण रंगा पदार्थ तिलचट्टे में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः स्तनियों के ग्रीवा भाग में कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है? तो जो है आपका बी, 7 है। क्योंकि सामान्यतः स्तनियों के ग्रीवा भाग में कशेरुकियों की संख्या 7 होती है। मनुष्य में कुल कशेरुकियों की संख्या 26 होती है, जबकि शिशुओं में 33 होती है और 26 कोशिकाओं से 7 कोशिकाएं गर्दन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन का पहचान कीजिए। मनुष्य में कुल कर्ण अस्थियों की संख्या 6 है। मनुष्य में द्वितीय सर्वाधिक मजबूत हड्डी फीमर है। मैक्सिलरी ऊपरी जबड़े की हड्डी है। टिबिया हाथ में पाई जाने वाली हड्डी है। जो आंसर होगा आपका डी गलत है, बाकी सब सही। अगला क्वेश्चन है, हमारी मांसपेशियों में संकुचन किसके कारण होता है? मायोसिन तंतु, एक्टिन तंतु, कैल्शियम आयन के कारण होता है या जीवद्रव्य कुंचन के कारण होता है? तो जो आंसर होगा आपका कैल्शियम आयन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया में कौन सी कोशिका मदद करती है? तो आपका प्लेटलेट्स। क्योंकि रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को हीमोटैटिस कहते हैं।
इस प्रक्रिया में प्लेटलेट्स नामक रक्त कोशिका का रक्त थक्का बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का पहचान कीजिए। तो जो आंसर होगा, लार में लाइपेज नामक एंजाइम पाया जाता है, नहीं। लार में मुख्य रूप से टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, बाकी सब सही है, इसमें से डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का बताइए। लार, अमासी रस, अग्नाशयी रस, आमंत्री रस। इसमें पूछ रहा है मिलान करने के लिए कह रहा है, जिसमें 3, 4, 2, 1 है, वही आंसर सही होगा, मतलब 2, क्योंकि लार जो टाइलिन होता है, लार टाइलिन, अमासी रस जो होता है पेप्सिन होता है, अग्नाशयी रस जो होता है टेप्सिन होता है, और आंतरिक रस जो होता है डाइसैकेरेज होता है। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय में बनते हैं 2 पाचक एंजाइम 1 हार्मोन, 3 पाचक एंजाइम 3 हार्मोन, 3 पाचक एंजाइम 1 हार्मोन। तो जो आंसर होगा आपका बी, 3 पाचक एंजाइम 3 हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी से यूरियन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो जो आंसर होगा आपका एडीएच में होता है। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है। तो है आपका बी, प्रमस्तिष्क, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क होता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का एक कार्य है, वो है आपका हृदय स्पंदन को घटाना। पराकुंपी तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से आपातकालीन स्थिति से सामान्य स्थिति में लाने का कार्य करता है, अर्थात हृदय स्पंदन को बढ़े दर को समांतर करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण करता है। हमारे शरीर में अमोनिया से यूरिया का निर्माण एक द्वारा किया जाता है। तो जो आंसर है दोनों ए और सी दोनों सही है, क्योंकि उपयुक्त दोनों कथन सत्य। मनुष्य में किडनी प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण करती है, ये मात्र कम या अधिक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्लेमा झिल्ली की सूजन को किस रोग के रूप में जाना जाता है। तो है आपका ग्रेस्टाइटिस, नहीं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता है, पक्षियों की स्थिरता वातिल होती है, पक्षियों में अंडाशय की संख्या 1 होती है। तो जो आंसर होगा इसमें से कोई नहीं सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्रोतों में विटामिन डी सबसे ज़्यादा स्रोत किसमें होता है। तो ये कार्ड लीवर तो मछली में होता है, ऑप्शन सी यही सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ब्लू विटामिन भी कहा जाता है। तो B12 को कहा जाएगा, B2 आंसर जो है आपका डी, विटामिन B12, क्योंकि विटामिन B12 के ब्लू विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कोबाल्ट नामक तत्व मौजूद होता है, इस विटामिन की कमी से रक्त अल्पता रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक प्रोटीन भी है। इसका जो आंसर सही होगा डी, इनमें से सभी है। उपयुक्त सभी हार्मोन प्रोटीन भी है, अर्थात उपयुक्त सभी हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसमें जो है आपका ए सही है, एजियोलॉजी, क्योंकि रक्त परिसंचरण के अध्ययन को एजियोलॉजी कहा जाता है। रक्त परिसंचरण के बारे में सर्वप्रथम विलियम हार्वी ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियों कार्यान्वित होता है। मेढक का कूदना, पेट में भोजन की गति, हृदय का धड़कना, हाथ से लिखना। तो जो आंसर होगा आपका सी, 1 और 4। ठीक।
अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? ये 1 सेकंड। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? तो जो आंसर होगा आपका सी, कोशिका द्रव्य में, क्योंकि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन लाइकोलाइसिस में संपन्न होता है। लाइकोलाइसिस की एक प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पाइरूविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। स्लेमा झिल्ली की सूजन को किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो जो है आपका ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वाहिका द्वारा हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त का संचार होता है? तो महाधमनी के कारण होता है, क्योंकि जो नलिका हृदय से निकलकर रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक संचरित करती है उन्हें महाधमनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन सा गुणसूत्र वाहक होता है? तो जो इसमें होता है या तो एक्स या तो वाई। ऑप्शन जो है सर डी सही होना चाहिए, डी। अगला क्वेश्चन है, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? तो इसमें उत्परिवर्तन होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, टीनिया सीलियम निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? तो आपका प्लेटीहेलमिन्थेज, ऑप्शन जो है सी सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तो एक प्रोकैरियोट है जो ना ही एक यूकैरियोट होता है? तो इसमें जो आंसर होगा आपका बी है, TMB। अगला क्वेश्चन है, हिप्टोनोक्सिन नामक विषैला पदार्थ किसमें होता है? परजीवी प्रोटोजोआ में, स्पंज में, स्क्रोरिस में, दंश कोशिका में। तो जो आंसर होगा आपका दंश कोशिका में होता है, क्योंकि यह सिलेट्रेटर अर्थात निडेरा में पाया जाता है इसको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पुरुषों में 23वीं जोड़ी गुणसूत्र यक्ष होता है, यही आपका गलत है, क्योंकि यक्ष वाई होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय के अंत तक स्रावी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसमें अंतराली कोशिकाएं कहा जाता है। अग्नाशय के अंत तक स्रावी भाग को लैंगरहैंस दीपिकाएं कहते हैं। इनका निर्माण अल्फा, बीटा, डेल्टा तथा कोशिकाओं से हुआ है। अल्फा, बीटा, डेल्टा हार्मोन का स्राव करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ के जीव ओमोनोटेलिक जीव होते हैं? तो जो आंसर होगा आपका पोरीफेरा, आंसर ए से, क्योंकि पोरीफेरा संघ के सभी जीव ओमोनोटेलिक जीव होते हैं। सामान्यतः जल में रहने वाले जीव को अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बड़ी आंत का एक भाग नहीं है? तो इसमें आपका एलियम, क्योंकि सीकम, कोलन तथा रेक्टम बड़ी आंत का भाग होता है। इसके सीकम भाग से अपेंडिक्स जुड़ा होता है, एक अवशेषी अंग होता है, जबकि इलियम छोटी आंत का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से थायरोक्सिन के अल्पस्रावन से कौन सा रोग होता है? तो इसमें से उपयुक्त सभी, जड़ मानवता, मैक्सिडीमा, हाशियोमोटा। तो आंसर जो होगा आपका डी सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हमारे सोने जागने के चक्र में नियंत्रित करती है? तो आपका है पीनियल ग्रंथि, क्योंकि पीनियल ग्रंथि हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। यह हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है।
यह हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने का कार्य करती है। यह मुख्य रूप से मेलेटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करता है। तो हाँ दोस्तों, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 150 तक। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।